हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी दोस्तों, तो जल्दी से जाइए और सारी वीडियोस क्रम से देखिए दोस्तों, ताकि बेहतर समझ में आ सके। दोस्तों, एनसीईआरटियाँ हमेशा एक दूसरे से लिंक होती हैं और इसीलिए इनको क्रम से पढ़ने पर ही बेहतर समझ में आता है। इसलिए हमने कहा कि इनको क्रम से देखिए। ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेंगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारी यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 इतिहास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसके 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा अध्याय 6वां है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, तो ये दोस्तों एक पोर्ट है यानी बंदरगाह। ये कहाँ का बंदरगाह है? तो ये सूरत का बंदरगाह है। ठीक है, चित्र 1 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाली व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। कह रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। ठीक है, और आगे कह रहे हैं डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी के शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, तो डच यानी कि डेनमार्क के निवासी, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के निवासी। ठीक है, तो ये लोग अपने व्यापारिक जहाज़ों को इस बंदरगाह पर लाते थे और इसी के माध्यम से व्यापार करते थे और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था उस समय। ठीक है, आगे देखिए। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा, यानी कि 18वीं सदी आते आते ये इस बंदरगाह से व्यापार होना लगभग बंद हो गया था। ठीक है, बंद तो नहीं कहेंगे, लगभग कम होने लगा था। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहे हैं इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरों और उद्योगों की दशा क्या थी। है ना, कह रहे हैं कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है कि जो कपड़ा उद्योग था और जो लोहा उद्योग था, उसके द्वारा हमारे देश में कारीगरों पर और उद्योगों पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। आधुनिक जो औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से देखा जाए तो ये कपड़ा उद्योग और लोहा उद्योग ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं उद्योगों के द्वारा संपूर्ण विश्व में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई। यानी कि सबसे पहले कपड़ा उद्योग का विकास हुआ दोस्तों पूरे विश्व में, वो भी ब्रिटेन में। ठीक है, और उसके बाद लोहा उद्योग का विकास हुआ, वो भी ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये दोनों ही उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण उद्योग माने जाते थे उस समय भी, और आज भी माने जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण विश्व में अन्य प्रकार के जो उद्योग हैं वो भी फलने फूलने लगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि कपड़ा उद्योग और लोहा उद्योग के द्वारा ही संपूर्ण विश्व में औद्योगिकरण की नींव डाली गई। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन से ही 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। ठीक, मतलब जो कपड़ा उद्योग था दोस्तों, आप समझें दोस्तों क्या कह रहे हैं। जो कपड़ा उद्योग था उसका मशीनीकरण हुआ, यानी कि कपड़ा फिर मशीनों से बनने लगा। है ना, पहले ही कपड़ा बनता था हाथों से। ठीक है, तो उसमें समय लगता था, उसमें लोगों की अधिक ज़रूरत पड़ती थी। है ना, उसमें कुछ खामियां भी रह जाती थी। है ना, इसलिए धीरे धीरे मशीनों का विकास हुआ। आगे देखेंगे, मशीनों का विकास हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन से 19वीं सदी में क्या हुआ, ब्रिटेन को एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। ठीक है, आगे देखिए। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, तो ब्रिटेन
दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। कह रहे हैं कि 1850 के दशक में जब ब्रिटेन में लोहा उद्योग भी अपनी शिखर पर पहुंचा, जब उसमें लोहा उद्योग भी काफ़ी विकसित हुआ, है ना, तो उसका प्रभाव पड़ा संपूर्ण विश्व पर, और संपूर्ण विश्व में ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ रहे हैं आप। ठीक है, आगे कह रहे हैं ब्रिटेन की औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हो चुका था और भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना, और ब्रिटेन पर सॉरी भारत पर ब्रिटेन का शासन भी था। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें एक दूसरे से संबंधित है ना। ठीक है, आगे देखिए, आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किस तरह भारतीय भूभाग पर कब्जे हुए, है ना। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हितों के लिए भारतीय भूभागों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें अब अधिक से अधिक लाभ चाहिए था। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं, और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला गया, और उन्होंने व्यापार के तौर तरीके भी बदल दिए, है ना, और नए नए नियम लाकर हमारे देश में लागू किए गए। ठीक है, ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो सके। ठीक है, आगे देखिए, 18वीं सदी की आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती। क्या हो रहा था 18वीं सदी की आखिर में, यानी कि लगभग 19वीं सदी शुरू होने से पहले का समय बता रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, भारत से कच्चा माल ले जाकर यूरोप में बेचती थी। ठीक है, और उसको फिर उससे सामान बनाकर वापस हमारे देश में लाकर बेचा करती थी। तो ये उसका एक तौर तरीका था, है ना, जिससे उसको मतलब ब्रिटेन को लाभ हो रहा था और ब्रिटेन दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा था। ठीक, आगे देखिए, हाँ, इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पाद बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों की विशाल बाजार के रूप में देखने लगी। कह रहे हैं जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, यानी कि देखिए ब्रिटेन में दोस्तों यहाँ से कच्चा माल जा रहा था। ठीक है, जैसे कि कपास है, खनिज उत्पादन है ना, खनिज संपदा है। ठीक है, और यहाँ तक कि खाद्यान्न भी ले जाते थे, है ना, और मसाले वगैरह ले जाते थे। ठीक है, तो ये कच्चा माल ही था। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो कपास वगैरह है, रेशम वगैरह है, और जो खनिज संपदा है, ये कच्ची माल के रूप में अक्सर ले जाते थे। ठीक है, वहाँ से फिर चीज़ों को बनाकर हमारे देश में लाते थे, और इन चीज़ों में भी मुख्य रूप से जो कपास वगैरह है ये ले जाते थे। ठीक है, इन्हीं से कपड़ा उद्योग वहाँ का फला फूला। ठीक है, आइए देखिए आगे कह रहे हैं, तो फिर औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल जा रहा है, वहाँ के उद्योगपति फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, धीरे धीरे वो अपनी फैक्ट्री में अधिक प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो भाई अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो फिर क्या देखेंगे, वो चीज़ों को बेचने के लिए बाजार ढूंढेंगे ना। तो बाजारों के रूप में उन्हें उनको बाजारों के रूप में क्या दिख रहा था, हमारा भारत देश। ठीक है, जो कि उनका उपनिवेश था, है ना। अब कहीं और तो नहीं बेच सकते, वो अपनी उपनिवेशों में ही तो जाकर सामानों को बेचेंगे। ठीक है, तो ये हो रहा था, तो विशाल बाजारों के रूप में वो देख रही थी किसको, हमारे भारत देश को। ठीक है, इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। ठीक है, तो ब्रिटेन से जो माल तैयार होता था वो हमारे भारत में आने लगा। आगे देखिए, इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह से असर पड़ी, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। तो इस घटना से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे देश के उद्योगों पर, और जो शिल्पकार कारीगर वगैरह थी, है ना, इन पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं आगे। आगे देखिए, यहाँ से शुरू करना है। ये देखिए, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। ठीक है, आइए पहले कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालें। ठीक है, कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालना है। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से
कोसों आगे था। कह रहे हैं कि बंगाल पर जब अंग्रेजों ने शासन नहीं किया था, उससे पहले यानी कि 1750 के आसपास का समय था। उस समय भारत कपड़ा उत्पादन में पूरे विश्व में अन्य देशों के मुकाबले कोसों आगे था, बहुत ही आगे था, है ना। कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था हमारे देश को कपड़ा उद्योग के मामले में। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। जो भारतीय कपड़े थे दोस्तों, ये अपनी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी और बारीक कारीगरी यानी कि बहुत ही बारीक कारीगरी होती थी हाथों से। ठीक है, और जो अपनी मतलब कम रेटों पर भी मिलता था, ऐसा भी है, यहाँ देखने को पढ़ने को मिलेगा आगे। ठीक है, इस वजह से पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध था, मशहूर था। ठीक है, आगे देखिए। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। तो भारतीय कपड़े कहाँ कहाँ जाते थे? तो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो क्षेत्र थे वहाँ, पेंगांग, ये भी लगभग चाइना और इस साइड का ही क्षेत्र है। ठीक है, उस समय पता नहीं किस देश का क्षेत्र होगा वो, ये पेंगांग। ठीक है, आगे देखिए। तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में, पश्चिम एशिया कहाँ है? तो पश्चिम एशिया दोस्तों आती है ये, आप कह सकते हैं कि ये अफ़गानिस्तान है, ये ईरान साइड का भी कुछ हिस्सा जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये गल्फ़ कंट्री के क्षेत्रों में भी काफ़ी डिमांड थी। ठीक है, गल्फ़ कंट्री कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, हाँ, का पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था, यानी चाइना तक भी ये कपड़े जाते थे। ठीक है, और भी देश हो सकते हैं जो मध्य एशिया में, कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी बोलबाला था हमारे यहाँ के कपड़ों का, यानी काफ़ी पसंद किए जाते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहे हैं? आगे देखिए। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप से बेचने के लिए भारत कपड़े खरीदने लगी। क्या कह रहे हैं? 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी, है ना। जो यूरोप की कंपनियां थी, ये क्या कर रही थी? तो यूरोप में बेचने के लिए भारत से कपड़े ले जाती थी, है ना, और भारत से कपड़े ले जाकर यूरोप में बेचती थी। ठीक है, जैसे 10 रुपए का कोई उन्होंने कंबल खरीदा, हम उदाहरण ले रहे हैं, हालांकि ऐसा रेट कोई नहीं था। 10 रुपए का खरीदा और उधर 20 रुपए का बेच दिया, 30 का बेच दिया, 40 का बेच दिया, इस तरह से वो भारी मुनाफा कमा रहे थे, ये, है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहे हैं। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों की हुनर की यादें अंग्रेजों और अन्य भाषाओं की बहुत सारी शब्दों में आज भी जिंदा हैं। तो कह रहे हैं कि जो भारतीय बुनकर थे काफ़ी खुश थे उस समय कि उनकी बनाए हुए कपड़े पूरे विश्व में पसंद किए जा रहे हैं, और उनका भी अच्छा खासा काम धंधा चल रहा है ना, तो लोग खुश होंगे ही। ठीक है, आगे देखिए कितना बुरा समय आने वाला है इन लोगों का, भारतीय शिल्पकारों और उद्योगों का। ठीक है, तो कह रहे हैं हुनर की यादें भारतीय बुनकरों की, नहीं, इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारी शब्दों में आज भी जिंदा है। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनकी अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है। तो कह रहे हैं कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आज आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी यहाँ कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, ये इस चित्र को देख लेते हैं। ये कोई थान है किसका? पटोला, बुनाई 19वीं सदी के मध्य में। ये पटोला है कोई, पहनने वाला, ओढ़ने वाला। ठीक है, देखिए इसको देख लीजिए। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। ठीक है, ये पटोला बुनाई कहाँ होती थी? सूरत, अहमदाबाद और पाटन। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था। जो इंडोनेशिया दोस्तों है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का देश है दोस्तों, यहाँ पर इसकी भारी लोगों के द्वारा पसंद की जाती थी, यानी कि ये पटोला बुनाई। ठीक है ना, ये इसका बहुत बड़ा बाजार था, यानी कि यहाँ पर लोग पसंद करते थे, तो ये हमारे भारत से बहुत अधिक भेजा जाता था, है ना, यहाँ के बाज़ारों में, कहाँ की? इंडोनेशिया के बाज़ारों में। ठीक है, समझ गए ना। और वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई, वहाँ पर ये लोग पसंद किए जाने लगे।
है ना। यहाँ से ये जाकर बुनाई भी होती थी, यहाँ से जैसा ये चीज़ें जाती थी और वहाँ पर बुनाई भी होती थी और लोग इस्तेमाल भी करते थे। क्या करें, पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था, वहाँ यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर भी ये चीज़ें, ये कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए शब्दों में इतिहास। ये शब्दों में थोड़ा इतिहास देख लेते हैं क्या है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा ईरान के मोसुल शहर में अरब की व्यापारियों के पास देखा था। तो कह रहे हैं कि यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले किसके पास देखा था, तो ईरान के मोसुल शहर के अरब व्यापारियों के पास। यानी कि जो अरब व्यापारी थी तो वो इराक की मोसुल शहर में आई होंगी और वहीं पर यूरोप के व्यापारी भी आए होंगे, है ना। तो यूरोप के व्यापारियों ने उनको पहने हुए उनके पास देखा होगा ये कपड़ा, उन्होंने कहा होगा ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, कहाँ से खरीदा है ये, मतलब ऐसे भाव पूछते नहीं है, तो ऐसे पूछा। उन्होंने कहा भारत से, इंडिया, है ना, वहाँ से खरीद के लाए हैं ये वो। तो फिर उनको भी मतलब लगा कि हम भी भारत जाकर ये कपड़ा खरीदें और पहने और अपनी यूरोप में जाकर बेचें, है ना, ऐसा तो सोचा होगा ना। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाली सभी कपड़ों को मसलिन यानी कि मलमल कहने लगी। यानी कि वो इन कपड़ों को फिर किस नाम से पुकारने लगी, तो मसलिन यानी कि मलमल। ठीक है, तो ये इन शब्दों की बारे में बात की जा रही थी। ठीक है, ऊपर यहाँ देखिए कह रहे हैं ना, शब्दों का अर्थ जानना बड़ा मज़ेदार है ना। तो ये इन्हीं शब्दों को जानना है। ठीक है, मलमल, मसलिन यानी मलमल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला था। तो जो यूरोप वासियों में सबसे पहले हमारे देश में कौन आए थे, तो पुर्तगाली, यानी कि पुर्तगाल से। ठीक है, तो उसमें उनमें भी कौन आया था, तो वास्को द गामा आया था। उसने कहाँ पर, तो दक्षिण पश्चिम भारत के केरल तट के कालीकट बंदरगाह पर डेरा डाला था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से भी मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी ले गए थे, मसाले भी ले गए थे और उसके साथ साथ सूती कपड़े भी ले गए थे वो, है ना। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगी। वो कालीकट से जो शब्द निकला उसको कैलिको कहने लगी। इसी प्रकार इस कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा। ठीक है, तो देखिए ये भी शब्द है। ठीक है, आगे देखिए ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिम बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। पश्चिम यानी कि जो यूरोपीय देश। ठीक है, यहाँ पर इनको इनकी मतलब दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत पूर्व में है और हमारे भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये यूरोपीय देश पश्चिम में है। ठीक है, इसलिए पश्चिमी देश कहा जाता है। ठीक है, इनको आगे कह रहे हैं कि हाँ इधर ऐसे बहुत सारी सब, हाँ यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऑर्डर भेजा था। ठीक है, उसका एक पेज दिखा रहे हैं नीचे, अभी दिखाएंगे हम। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कहा था इतना इतना सामान हमें यूरोप में भेजा जाए और उन्होंने अपने कलकत्ता में स्थित अपने नुमाइंदों को ये भेजा था। ठीक है, कब भेजा था, तो 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों को ये ऑर्डर भेजा था। ठीक है, ऑर्डर देखते हैं क्या क्या है। वही के मुताबिक, वही दोस्तों वही खाता होता ना, वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। तो कितना ऑर्डर मिला था, 5,89,000 थान, यानी कि बड़ी बड़ी जो होती है ना थान होते हैं, उनका ऑर्डर मिला था। किसको मिला था, तो बंगाल के लोगों को। ठीक है, आगे कह रहे हैं यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलेगा कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्मों का जिक्र किया गया था। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। ठीक है, तो ये मतलब वही थान होता था। ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस पेज के बारे में बता रहे थे, मैंने देखा था इसको। तो ये देखिए कितना लंबा ऑर्डर है और इसके पीछे और भी ऑर्डर है। ठीक है, इसके पीछे भी ऑर्डर है दोस्तों। ठीक है, तो ये ऑर्डर है उसका, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो कह रहे हैं कि इसमें 5,89,000 थानों का ऑर्डर था इसमें। ठीक है,
और विभिन्न प्रकार की कपड़े थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अगर इस पेज को पलट कर कहा जा रहा है, यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, ये जो बही का ऑर्डर दिया गया था, इसके पीछे भी ऑर्डर था जिसमें 98 प्रकार के सूती और रेशमी कपड़ों के बारे में बताया गया था। यानी कि वो उन लोगों ने ऑर्डर दिया था, ठीक है। किन लोगों ने? तो यूरोपीय वासियों ने। किनको? तो बंगाल में स्थित उनके जो नुमाइंदे थे उनको, ठीक है। आगे देखिए, यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था, ठीक है। जैसा कि मान के चलिए साड़ी जैसी बड़ी बड़ी थाना होते थे, लेकिन साड़ी की चौड़ाई अधिक होती है और इसकी चौड़ाई मतलब 1 गज होती थी, ठीक है। तो साड़ी जैसी लंबी लंबी थान हुआ करती थी, ठीक है। समझ गए ना आप? आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये देखिए, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ठीक है। आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लें अच्छे से। वैसे इसको मतलब कोई ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है, फिर भी हम दिखा रहे हैं क्या है। एक थोड़ा इसकी सारी कुछ चीज़ें याद बनी रहती हैं, ठीक। आइए देखिए, इसको पढ़ना है अब। चित्र 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730, ठीक है। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज़ की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। तो दोस्तों, लंदन की बाज़ारों से ही ये चीज़ें तय कर दी जाती थी और फिर उसी के आधार पर इन चीज़ों को मंगवाया जाता था और उन्हीं के आधार पर उन चीज़ों को यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाता था, ठीक है। देखिए, ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे। तो दोस्तों, कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको लगभग 2 साल पहले ऑर्डर देना पड़ता था। क्यों देना पड़ता था? कि भाई ये जो कपड़ा बनने में टाइम तो लगता है ना, और फिर उसको लंदन तक जाने के लिए समय लगता होगा, है ना। पानी के जहाज़ से लगभग कुछ तो समय लगता ही होगा, 1-2 महीने जितना भी लगता हो, ठीक है। तो इसलिए आगे देखिए, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, ज़रूरी कपड़े बनाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था, बिल्कुल, है ना, लगता ही होगा। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। जो कपड़े के थान होते थे तो वो किसी बाजार में लगाकर, मतलब हाट सा लगाकर लगा लेते होंगे और वहाँ उनको नीलाम कर दिया जाता होगा, बेच दिया जाता होगा। तो जो व्यापारी सही पैसा देता होगा उनको वो दे दिया जाता होगा, है ना। तो ऐसे ही बेचता था अक्सर सामान, है ना। आप देखते हैं इधर, ये इसको देखिए, जामदारी बुनाई, ठीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में ये जामदारी बुनाई है दोस्तों, ये वाली, और ये 20वीं सदी की शुरुआत का समय था, ठीक है। जामदारी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे से सजावटी चित्र बुने जाते थे। इसका रंग प्राय सलेटी और सफ़ेद होता था। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ जामदारी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। उस समय देखिए दोस्तों, बंगाल का ढाका और वर्तमान का उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ है, वो इस बुनाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, ठीक है। ये जामदारी बुनाई, ठीक है। आइए अब आते हैं यहाँ पर, इसको देखते हैं। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। तो छापेदार सूती कपड़े क्या होते थे दोस्तों, उनको देखते हैं अभी, उनके बारे में क्या क्या लिखा है इसमें। उन्हें ये व्यापारी सिंड्ज कहते थे। सिंड्ज, कोशा या खस्सा और बंडाना, तो ये कुछ नाम थे दोस्तों जो छींटदार कपड़ों को कहा जाता था, ठीक है, या छापेदार कपड़ों को कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंड्ज शब्द कहाँ से आया? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। तो देखिए, अब हम लोग अक्सर पहनते हैं छींट वाले कपड़े हैं, छींट वाली ऐसी, मतलब काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। तो उसी शब्द का मतलब अंग्रेजी मतलब शब्द है सिंड्ज, ठीक है। आइए देखिए, आगे कह रहे हैं,
हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छापे के कपड़े को कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ छींट होता है, छींट वाला कपड़ा किसको कहा जाता है? तो फूल पत्तियों से जो रंगा हुआ या फूल पत्तियों की डिजाइन वाला कोई कपड़ा होता है उसको कहते हैं ना। ठीक है, आगे देखिए, 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। कह रहे हैं कि जो 1680 के दशक में भारत की इस कपड़े की मांग यूरोप के बाजारों में बहुत हो चुकी थी, मतलब बहुत ही डिमांड थी इस कपड़े की। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। कहाँ? तो यूरोप के बाजारों में। ठीक है, यूरोप के लोगों के बीच। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बनी परिधान पहनती थी। कह रहे हैं इंग्लैंड के लोग ही नहीं, वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय या प्रथम जो भी हों, तो वो भी भारतीय कपड़ों के द्वारा जो मतलब भारतीय परिधानों से बने कपड़े पहनती थी। ठीक है, ये कह रहे हैं। आगे देखिए, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो बंडाना क्या होता है दोस्तों? ये मफलर को बोलते हैं, जैसा कि हम सर्दियों में अपने कानों को ढकने के लिए, गर्दन को मतलब ढकने के लिए यूज करते हैं ना मफलर। सर्दियाँ यूरोप में अधिक पड़ती हैं, है ना, तो वहाँ लोग अपने अक्सर कानों को ढककर ही रहते हैं। ठीक है, तो ये मफलर को कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, ये इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, चित्र 5, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई छींट 19वीं सदी के मध्य में, ये है ना, ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाली छींट का यह बढ़िया उदाहरण था। ये देखिए दोस्तों, ये ईरान और कहाँ है? यूरोप के देशों में ये काफ़ी, सॉरी, ईरान और यूरोप में काफ़ी मांग थी इसकी। ठीक है, और ये कहाँ बनता था? तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे। किस श्रेणी में? तो इस श्रेणी में। ठीक है, इसकी श्रेणी में चटक रंग वाली ऐसी बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था, है ना। तो किसके लिए बनाया जाता था? बांधने और रंग साजी की विधियों के लिए। ठीक है, यानी मफलर बना लेते थे इनका, और जहाँ पर भी उन्हें ज़रूरत होती थी वो चीज़ें इनसे, इन थानों से बना लिया करते थे। ठीक है, आगे देखिए, बही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। ठीक है, बही में उन्होंने मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया था ना, तो उसमें इन कपड़ों का भी जिक्र था। देखिए किन कपड़ों का? इनका, जैसे कि कासिम बाजार का कपड़ा, पटना का कपड़ा, कलकत्ता का कपड़ा, उड़ीसा का कपड़ा, चारपुर का कपड़ा। ठीक है दोस्तों, इन कपड़ों के बारे में भी जिक्र किया गया था, और ये कपड़ा उनके ये क्षेत्रों के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, जैसे उन्हें मंगाना है ये कासिम बाजार का कपड़ा, तो वो इसी प्रकार से लिखती थी, कासिम बाजार का कपड़ा, पटना का कपड़ा, कलकत्ता का कपड़ा, उड़ीसा का चारपुर का कपड़ा, है ना, और फिर लिख देती होंगी सूती या रेशम का, है ना, इस प्रकार। ठीक है, इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। ठीक है, ये देखिए, ये भी एक बेहतरीन किस्म का कपड़ा दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। चित्र 6, बंडाना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये डिजाइन बन चुकी थी दोस्तों, और काफ़ी लोकप्रिय थी, है ना। देखिए, कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं यह क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं। इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए हैं, यानी कि दो भागों को मतलब बीच में बांध दिया गया हो और फिर उनको रंगा गया होगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, रेशमी कपड़े के टुकड़े को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया। ठीक है, रेशमी कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया। ठीक है,
बंडाना शैली के कपड़े अधिकांश राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। ये जो बंडाना शैली के कपड़े थे, इसको कहाँ बनाया जाता था? तो राजस्थान और गुजरात में, इस प्रकार के कपड़े को, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, यूरोप की बाजारों में भारतीय कपड़े की क्या स्थिति थी, इसको देखते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के उन ऊन व रेशमी निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। कह रहे हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता को देखकर यूरोप के जो कपड़ा निर्माता थे, उन्होंने भारतीय कपड़े का बहिष्कार कर दिया, विरोध करने लगे वो लोग। क्यों? कि भाई अब भारतीय कपड़े की इतनी अधिक डिमांड है, और फिर इस डिमांड की वजह से यूरोप के जो कपड़ा व्यापारी थे, उनके कपड़े का लोग इस उपयोग कर ही नहीं रहे हैं या कम कर रहे हैं ना, तो इसलिए उन्होंने भारतीय कपड़े का विरोध किया और बहिष्कार करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े यानी कि छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। यानी कि उनके कपड़ा व्यापारियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की जो सरकार थी, उसने 1720 में एक नियम पारित किया, और उस नियम के तहत उन्होंने ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया कि भाई भारतीय जो कपड़ा है, छींटदार सूती कपड़ा, उसको यूरोप के बाज़ारों में आने से मतलब मनाही कर दी। यानी कि यूरोप के बाज़ारों में मतलब उनको नहीं भेजने दिया जा रहा था, ठीक है। उन्होंने रोक लगा दी थी, भाई ये कपड़ा, भारतीय कपड़ा यूरोप के बाज़ारों में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किया उन्होंने, ठीक है। आगे कह रहे हैं, संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा गया। इस कानून को जो उन्होंने पास किया, उन्होंने इसको कैलिको कानून के नाम से ही पारित किया, ठीक है। अब कैलिको कानून क्या था दोस्तों? आपने ऊपर देखा था कि कालीकट को ही कैलिको कहा जाता था, ठीक है। उन्होंने कालीकट को एक अपनी भाषा में कैलिको कहा, ठीक है। तो उन्होंने इसी नियम को, इसी नाम से नियम पास किया था, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए, उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। उस समय क्या हो रहा था दोस्तों कि इंग्लैंड में भी नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे, ठीक है। क्यों? भाई उन्हें भी अपना मतलब अपने देश में बनाकर कपड़ा अलग अलग देशों में भेजना है, बेचना है और व्यापार करना है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा था ये? क्योंकि हमारे देश से कच्चा माल जा रहा था, यानी कि ऊन रेशम जा रहा था, तो वो भी कुछ बनाना चाहते थे, भाई हम अभी बनाए कुछ, और अपने यहाँ बनाकर और विश्व में उसका व्यापार करें, ठीक है, जहाँ भी उनका व्यापार चल रहा था, ठीक है। तो वो अपने यहाँ के जो उद्योग थे उनको भी मतलब दुनिया में फैलाना चाहते थे, अपने उद्योगों से बने सामान को, ठीक है, अपनी दुनिया में फैलाना चाहते थे और अपने उद्योगों को मतलब बढ़ावा देना चाहते थे, ठीक है। तो ये उनकी नीतियाँ थी, है ना। आगे देखिए, भारतीय कपड़े के सामने लाचार अंग्रेजी कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे। कह रहे हैं कि भारतीय कपड़े की जो बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए यूरोपीय व्यापारी भारतीय कपड़े की यूरोप में पूरी तरह से मतलब रोक लगाना चाहते थे। उनका सोचना था, उनका मानना था कि भाई भारतीय कपड़े को हमारी यूरोप में बिल्कुल बंद कर दिए जाए, यानी कि खासकर ब्रिटेन में, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मुद्दा चल रहा है ना, ठीक है। ब्रिटेन में बिल्कुल ना आई जो भारतीय कपड़ा है। आगे देखिए क्या है, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके, है ना, यही मुद्दा था। अगर भारतीय कपड़ा बिकेगा इंग्लैंड में, यूरोप में, तो भाई उनके कपड़े को कौन खरीदेगा? तो ये उनका एक डर था, एक भय थी, एक चिंता थी, है ना। आगे देखिए, इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। यानी कि कैलिको जो नियम बना दिया था उन्होंने, उसके तहत उन्होंने भारतीय कपड़े को क्या किया, सरकारी संरक्षण में विकसित किया, यानी कि सरकार की नज़र में बनाया जाएगा, है ना, कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों?
भाई हमारे यहाँ पर जो शिल्पकारी थे, मतलब जो कपड़ा बनाने के जो कारीगर थे, वो उन्हीं के अधीन काम कर रहे थे, है ना। तो इस हिसाब से वो उनकी बात मान रही थी, और बात मान रही थी तो उन पर वो मतलब संरक्षण स्थापित कर दिया उन्होंने। भाई हमारी संरक्षण में रहकर ये सब काम करेंगे आप लोग, और कितना बनाना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपकी कपड़े को आपने के द्वारा बनाई हुई कपड़े को यूरोप में ले जा रहे हैं। यदि हम मना कर देंगे तो आप क्या बनाओगे, कहाँ और फिर क्यों ले जाएंगे, ये सब आगे होने वाला है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल हमारे यहाँ की जो शिल्पकार कारीगर थी, कपड़ा व्यापारी थी, कपड़ा बनाने वाली थी, जितने भी कलाकार कारीगर थे, ये सब आगे चलकर बहुत परेशान होने वाले हैं। देखिए मैंने ये पूरा पढ़ा है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। आगे देखिए, अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। कह रहे हैं कि जो सफ़ेद मलमल और बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। ये जो भारतीय डिजाइन थी वो अब इंग्लैंड में भी छपने लगी, है ना, कह रहे हैं। आगे देखिए, भारतीय कपड़े के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में भी तकनीकी सुधार की ज़रूरत दिखाई देने लगी, है ना। तो भारतीय कपड़े की होड़ के चक्कर में उन्होंने जो तकनीक थी भारतीय लोगों के पास, वो तो उन्होंने विकसित नहीं की, लेकिन उससे थोड़ा हटके कुछ विकसित चीज़ों का विकास कर लिया था। देखिए, तो ये पढ़ लेते हैं पहले। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी, है ना। तो ये एक मशीन थी दोस्तों। इसका आविष्कार किसने किया था, इसको देखते हैं। 1764 में जॉन के ने, यानी कि जॉन की कोई व्यक्ति का नाम है, उसने क्या किया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 1764 में जॉन की ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, और उससे क्या परिणाम निकला, देखिए, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। तो उत्पादकता बढ़ गई किसकी, तकलियों की, यानी कि जो ऊन काटने की प्रक्रिया थी काफ़ी विकसित हो गई, और जल्दी जल्दी ऊन काटने लगा ये मशीन, ठीक है। आइए देखिए और आगे क्या कह रहे हैं। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया गया। उससे क्या हुआ, तो ये सूती कपड़े की बुनाई थी, इसमें क्रांतिकारी बदलाव आया। क्रांतिकारी बदलाव ऐसा कि अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। बहुत सारा कपड़ा मतलब कम समय में और कम कीमत पर तैयार किया जाने लगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ उन लोगों को, किसको, तो ब्रिटेन के लोगों को, ठीक है। तभी तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति और जो बदलाव आ रहे थे वो सबसे पहले ब्रिटेन में ही आए, क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने ये चीज़ें खोजी हैं। आगे कह रहे हैं, इसके बावजूद दुनिया के बाज़ारों पर भारी कपड़े का दबाव 18वीं सदी की आखिर तक बना रहा। इसके बावजूद भी, ये सब होने के बाद भी दुनिया पर कपड़े का भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी, यही कह रहे थे, मैंने क्या पढ़ दिया, दुनिया के बाज़ारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। यानी कि 18वीं सदी के आखिर तक जो भारतीय कपड़ा था वो दुनिया में फिर भी चलता रहा, और काफ़ी लोगों को पसंद आता रहा, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया, है ना। ये लोग मुनाफे से ही हर चीज़ को देखते थे। यानी कि कोई भी काम करना है, भाई फ़ायदा हो रहा है करिए, कोई चीज़ कर रहे हैं भाई फ़ायदा हो रहा है करिए भाई, है ना। आगे देखिए, ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थीं। क्या हो रहा था कि ये जो कंपनियां थीं, डच है, फ्रेंच, ब्रिटिश, डच यानी डेनमार्क के, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, ठीक है, और ब्रिटिश आप जानते हैं ब्रिटेन की, ठीक है। ये लोग चांदी लेकर आते थे और उसके बदले यहाँ से क्या करते थे, सूती और रेशमी कपड़ा खरीद कर ले जाते थे, और फिर उसको यूरोप में बेचते थे। यानी कि फ़ायदा बहुत होता था उनको ना। आगे देखिए, परंतु जैसा कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कंपनी को बंगाल की राजनीतिक
सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की जरूरत नहीं रही, है ना। क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका मिला और बंगाल में उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी, उसके बाद उन्हें चांदी के बदले कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने सोचा भाई अब हमारी सत्ता है, हमारा शासन चल रहा है यहाँ पर, हम भाई चांदी के बदले कपड़ा क्यों लें। यहाँ एक नियम बना देते हैं, यहाँ के लोगों पर कर थोप देते हैं, यहाँ के लोगों पर तमाम तरह के कर लगा देते हैं। उसके माध्यम से जो पैसा आएगा उससे हम यहाँ का कपड़ा खरीदेंगे और फिर यूरोप में बेचेंगे, ठीक है। तो देखिए यही हो रहा है। देखिए अध्याय 2 में आपने ये सब पढ़ा है, ठीक है। इसके बावजूद हाँ, इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। देखिए मैंने बोला ना यही हुआ, ठीक है। ये उनकी फ़ायदे का काम होता था तो वो लोग करने के लिए तैयार रहते थे हमेशा। देखिए चित्र 7, कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र में दिखता दृश्य। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बनने लगीं। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुईं। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देखिए, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। ये कोचीन का बंदरगाह है दोस्तों, और वहाँ पर ये डच लोगों की बस्तियां हैं। देखिए कितना बेहतर मकान बनाकर लोग रहते थे वहाँ पर, है ना। पैसा तो था ही उन पर अनाप शनाप। हाँ हाँ, आगे देखिए। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत, हाँ यहाँ तक तो पढ़ लिया था, नीचे पढ़ना है। ये देखिए 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ थे। देखिए ये बुनाई के केंद्र है दोस्तों, ये लाहौर से लेकर और इधर मदुरई तक, ठीक है। हाँ, ये पूरा उड़ीसा तक है, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा, ये तमिलनाडु और ये बंगाल है दोस्तों। ये मुंबई, सूरत, गोवा, कालीकट, ये दोस्तों मतलब यहाँ पर मतलब कपड़ा बन नहीं रहा था, लेकिन कपड़ा मुख्यतः इन क्षेत्रों में बन रहा था, लेकिन मतलब काफ़ी लंबी क्षेत्र तक उनका चल रहा था यहाँ ना। ये मुख्य केंद्र थे दोस्तों, 1, ठीक है, 2, ठीक है, और ये मुख्य केंद्र के रूप में ये तीसरा केंद्र था, ठीक है। और कुछ ऐसा बीच मध्य भारत का भी था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और वैसे याद करना चाहें तो याद कर लें। वैसे ये कुछ ज़्यादा खास महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बस इतना आपको थोड़ा याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ये देखिए स्टार का चिन्ह सफ़ेद चेक, और ये थोड़ा ये चेक और आधारी सिल्क, ये मतलब कौन सा कपड़ा कहाँ बनता था ये उसके लिए है, ठीक है। छोटी सी जानकारी। आगे देखिए इसको पढ़ते हैं। चित्र 8, बुनाई केंद्र 1500 से 1750 तक, ठीक है। अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। 4 क्षेत्र कौन कौन सी थी। तो देखिए बंगाल सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, ठीक है। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे, है ना। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी। 19वीं सदी की प्रारंभ में रेलवे का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी कि रेलवे का विकास नहीं हुआ था, यानी कि रेल इंजन की खोज ही नहीं हुई थी, है ना। तो रेलवे का विकास तो संभव ही नहीं था, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि और सड़कें भी अभी बननी शुरू हुई थी, है ना। तो ये भी समस्या थी। तो आगे देखिए पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश का जो भाग है उसमें स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्र था, ठीक है। तो ढाका बहुत महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन का केंद्र था उस समय, ठीक है। ये शहर अपनी मलमल और जामदारी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कौन सा, तो ढाका, ठीक है। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिण भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिम तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित थे। तो देखिए ये जो पूरा कोरोमंडल तट था, ये देखिए बुनाई केंद्रों के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण था, देखिए, ठीक है। और पश्चिम तट में देखें तो ये वाला केंद्र महत्वपूर्ण था, ठीक है, गुजरात वाला क्षेत्र लगभग, ठीक है। तो इसी के बारे में कह रहे हैं। और ये ढाका भी काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय, ठीक है। ये हो गया।
आगे देखिए, ये देखिए बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। तो बुनकर दोस्तों कौन थे, ये देखिए बुनकर ये थे, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते रहते थे बुनाई का। जैसे किसी के पिताजी ने किया तो उसका बेटा भी मतलब बेटा भी करेगा, फिर उसका बेटा भी करेगा, उसका बेटा भी करेगा, तो ये पीढ़ियाँ उधर पीढ़ी चलता रहता था। हुनर हुनर था इनका, है ना। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व के कुल्लार वेदांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। ये समुदाय थे कुछ कुछ अलग अलग क्षेत्रों के समुदाय, ठीक है। ये इन बुनाई के कामों में काफ़ी मतलब प्रसिद्ध थे, ठीक है। आगे देखिए, सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। सूत कातना यानी कि वैसे भी सूत कातना ही प्रमुख चरण होता है। सॉरी। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। तो सूत कातना महिलाओं का मुख्य रूप से काम था दोस्तों, है ना। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे, ठीक है। चरखा और तकली, ठीक है, ये घर घर में पाई जाने वाली चीज़ें थी उस समय। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे, ठीक है। ज़्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे, ठीक है। तो बुनाई का काम मुख्य रूप से पुरुष करते थे। और आगे देखिए, रंगीन कपड़ा बनाने की रंगरेज इस धागे को रंग देती थी। छपाई रंगरेज अलग होते थे, वो रंग कपड़े को रंगते थे, ठीक है। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। तो ये भी एक समुदाय था, मतलब समुदाय कह सकते हैं या एक प्रकार की कारीगर कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो ठप्पे से छपाई करते थे, हथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीय की रोजी रोटी चल रही थी, ठीक है। तो उस समय दोस्तों क्या हो रहा था कि ये जो भारतीय लोग थे, ये महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और भी जो कुछ लोग जो इस कामों में मतलब लगे हुए थे, इन कामों में उनकी अच्छी सी रोजी रोटी चल रही थी और अच्छा खासा उनका जीवन यापन हो रहा था, ठीक है। तो देखिए, आप इस चित्र में देख भी सकते हैं, चित्र 9। बंगाल का एक तांती बुनकर बेल्जियन चित्रकार सोलबिन्स द्वारा बनाया गया चित्र 1790 का ये दशक था दोस्तों, ठीक है। ये बुनकर हैं दोस्तों, बेचारी लगी हुई हैं, है ना, कपड़ा बना रहे हैं, क्या है। आगे देखिए, इस चित्र में तांती बुनकर गड्ढे वाले करघी में काम कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करघा क्या होता है? नहीं, हमें तो नहीं पता। अब ये ओरांग देख लेते हैं, ठीक है। फारसी भाषा में गोदान को ओरांग कहा जाता है। यहाँ बिक्री से पहले भी चीज़ों को जमा करके रखा जाता है, ठीक है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है दोस्तों। ओरांग का मतलब होता है गोदाम या वर्कशॉप, ठीक है, आप समझ गए होंगे अब तो। अब देखिए, भारतीय कपड़े का पतन। अब देखिए, भारतीय कपड़े का पतन कैसे हुआ। भारतीय कपड़ा जो था उसका धीरे धीरे पतन हुआ, और कैसे हुआ तो देखते हैं। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़ी। तो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से क्या हुआ कि भारतीय कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह से प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? असर पड़ा, या प्रभाव ही की बात है। देखिए क्या क्या। तो पहला, अब भारतीय कपड़े को यूरोप और अमेरिका की बाज़ारों में ब्रिटिश उद्योगों में बनी कपड़े से मुकाबला करना पड़ता था। यानी कि दोस्तों, जो ब्रिटेन की उद्योगों में कपड़ा बन रहा था, उसकी वजह से हमारे भारतीय कपड़े का मतलब जो रुतबा था धीरे धीरे कम होने लगा। यानी कि वहाँ पर लोगों ने हमारे भारतीय कपड़े को मतलब उपयोग करना कम कर दिया। और उसकी वजह क्या थी? देखिए, दूसरी वजह, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाली कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिया था। तो इस वजह से हमारा कपड़ा यूरोप है और अमेरिका जैसे देशों में पहुंच नहीं रहा था, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका
अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। कह रहे हैं कि 19वीं सदी तक जो ब्रिटेन का जो कपड़ा था उसने भारतीय कपड़े को अमेरिका, यूरोप और जो अफ्रीका जैसी महाद्वीपों में अफ्रीका जैसे देशों में जाने के लिए मतलब रोक दिया था, है ना। आगे देखिए, इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। तो जो दोस्तों जो हमारे देश में बुनकर थे, जो शिल्पकार थे, है ना, कपड़ा उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति थे, वो सब बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में फिर कपड़े की अधिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कपड़े का अधिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा था? तो यूरोप है, अमेरिका और ये अफ्रीका जैसी महाद्वीपों में उसकी डिमांड कम हो गई, है ना। डिमांड क्यों कम हो गई? तो वही टैक्स वगैरह लगा दिया था, इस वजह से पहुंच नहीं रहा था और वहाँ की कपड़े को लोग फिर पसंद करने लगे थे, यूरोप के यानी कि ब्रिटेन की कपड़े को। ठीक है, तो आप समझ गए क्या कह रहे हैं। आगे देखिए, ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिया, भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, और उनकी एजेंटों से तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। तो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन की उद्योगपति थे, जो ब्रिटेन की यूरोपीय कंपनियां थीं दोस्तों, ब्रिटेन की यूरोपीय कंपनियां, उन्होंने भारत से माल खरीदना बंद कर दिया। जो थान जाते थे ना, जो गुड्स जाते थे, वो मंगाना बंद कर दिया। ठीक है, और क्या किया, उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। जो पेशगी यानी कि पहले से पैसा दे दिया जाता था कि भाई हमें इतना माल चाहिए, इतना माल बना दो, तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। ठीक है, परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई। जो बुनकर वगैरह थे हमारे इंडियन बुनकर भारतीय, उन्होंने क्या किया भाई, सरकार से, ब्रिटिश सरकार से और यहाँ पर जो थे, जो भी थी सरकार, उनसे गुहार लगाई, भाई हमारा धंधा चौपट हो रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं, मतलब सुविधाएं शुरू कर दी जाए, फैक्ट्रियां दोबारा चालू कर दी जाएं ताकि हमें कपड़ा बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, औरंग, फारसी भाषा में गोदान को औरंग कहा जाता है। यहाँ बिक्री से पहले चीज़ों को जमा कर के रखा जाता है। वर्कशॉप के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, लेकिन एक बार और देख लें अच्छे से। ठीक है, देखिए, औरंग गोदाम के लिए और वर्कशॉप के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, हम भूखों मर जाएंगे। ये क्या है? ये 1823 में भारत की कंपनी सरकार को 12,000 बुनकरों की तरफ से एक पत्र मिला, जिसमें कहा गया था हमारे पुरखे और हम लोगों को कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़ा बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरंग खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यापार बोर्ड, हम पर कृपा करता है और हमें कपड़े के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे। हम पर कृपा नहीं करता है और कपड़े के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखों मर जाएंगे। तो ये किसने कहा? जो 12,000 बुनकर थे, उन्होंने मिलकर ये पत्र लिखा था। किसको? तो भारत की कंपनी सरकार को। ठीक है, तो देखिए भाई उसी समय का ये पत्र है। ठीक, आगे देखिए, कृपा इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। कह रहे हैं कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित करें। देखिए, 1828 में एक विधवा कतार कामगार में समाचार कामगारनी समाचार दर्पण नामक बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का इस तरह बयान किया। सेवा में संपादक समाचार, मैं कताई का काम करती हूँ, मतलब मैं कताई कामगार हूँ, भारी कष्ट के साथ मैं यह पत्र लिख रही हूँ, कृपया इसे अपने पत्र में प्रकाशित करें। जब मेरी उम्र 22 साल की थी तब मेरे पति का देहांत हो गया। मेरी 3 बेटियां थीं। जब मेरे पति का देहांत हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। उनके श्राद्ध के लिए मुझे अपनी गहने बेचनी पड़ी। जब हम भूखों मरने की हालत में पहुंच गए तो भगवान ने मुझे जिंदा करने का एक रास्ता दिखाया। मैं तकली और चरखी पर सूत काटने लगी। ठीक है, तो आगे देखिए, बुनकर हमारे घर आते और 3 तोले प्रति रुपए की दर से सूत खरीद कर ले जाते। बुनकरों से मुझे 30 जितनी पेशगी चाहिए होती थी मुझे मिल जाती थी।
इस तरह हम खाने पीने और कपड़े की बारे में निश्चित रहते थे, है ना। कुछ सालों में मैंने 28 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। इस पैसे से मैंने अपनी एक बेटी का ब्याह किया। इसी तरह मेरी तीनों बेटियों का अपना अपना घर, मतलब तीनों बेटियां अपने अपने घर चली गई, ठीक है। कौन कह रहा है? तो ये जो विधवा महिला थी वो कह रही थी, ठीक है। अब 3 साल में हम दोनों औरतें, यानी मैं और मेरी सास दाने दाने के को तरस रहे हैं। अब तक खरीदने वाले बुनकर हमारे पास नहीं आते। अगर मैं बाजार से सूत बेचती हूँ तो पहले के मुकाबले एक चौथाई दाम भी नहीं मिलते। तो दोस्तों कितनी समस्या आ रही थी उनके पास, है ना। समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। मैंने बहुतों से पूछा है। लोग कहते हैं कि बाहर से बिलायती सूत आयात किया जा रहा है। बुनकर वही सूत खरीद कर कपड़ा बनाती हैं। लोग इस सूत का बना कपड़ा तो महीनों में ही नहीं पहन पाते। वह गल कर तार तार हो जाता है। कष्टों में फंसी कताई कामगार की आप बीती। कष्टों में फंसी कताई कामगार की आप बीती थी, ठीक है दोस्तों। ये उनका पत्र था सरकार को, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए, लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। असली दुर्दिन यानी बुरे दिन तो अब आने वाले थे। क्या? 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बनी सूती कपड़े से पट गए। तो कह रहे जो 1830 तक आते आते भारतीय बाजार थे वो ब्रिटेन की बनी हुई कपड़ों को मतलब खरीदने लगी और उपयोग करने लगी, है ना, पहनने लगी, ठीक है। क्यों भाई? यहाँ पर सारे उद्योग मतलब बंद पड़े थे, है ना, और शिल्पकार बेरोजगार हो चुके थे। क्यों? क्यों भाई? यहाँ का जितना भी सूत था, जितना भी जो ऊन था या रेशम था, वो सारा ब्रिटेन के बाजारों में भेज दिया जाता था। किसके द्वारा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ ना ही ऊन था ना ही रेशम था, है ना। तो वही कपड़े बनाएंगे किससे, है ना। और फिर यूरोप से जो कपड़ा आ रहा था वो थोड़ा मतलब सस्ता भी होता होगा, है ना, या नहीं होता होगा तो भी मतलब मजबूरी में पहनना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हुआ। आगे देखिए, दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकर बल्कि सूत काटने वाले की भी हालत खराब होती गई। तो देखिए 1880 आते आते दोस्तों क्या हुआ कि जो बुनकर थे और जो सूत काटने वाले वो बेरोजगार तो हो ही चुके थे, ठीक है। और यहाँ की जो जनता जितना कपड़ा पहनती थी उसमें लगभग 75% तो 1/3 यानी 75% तो लगभग यूरोप का ही बना हुआ कपड़ा पहनती थी, खासकर ब्रिटेन का, ठीक है। अब तो भाई ब्रिटेन तो भाई पैसा वाला होगा ही, ब्रिटेन की उद्योग तो सब फलेंगे फूलेंगे, है ना। ये हुआ सब। आगे देखिए, जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई। तो बेरोजगार हो गई वो महिलाएं, है ना। आगे देखिए, लेकिन भारत में हथकरघों में होने वाली बुनाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। जो भारत में हथकरघी उद्योग थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। उनमें कुछ जान थी अभी। आगे देखिए, इसकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बनी कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावक किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाली कपड़ी मशीनों पर कैसी बन सकती थी, है ना। इसी वजह से तो बहुत सी कुछ ऐसी किस्म की कपड़ी थी दोस्तों, बहुत सी ऐसी किस्म की कपड़ी थी जो मशीनों से नहीं बनाई जा सकती थी, वो सिर्फ हाथ से बनाई जाती थी, ठीक है। तो इनकी वजह से ये छोटी मोटी उद्योग अभी चल रहे थे जिसमें 25% उद्योग कह सकते हैं, ठीक है। और उनको भी लोग पहनते थे, ठीक है। लेकिन वो कपड़ा महंगा महंगा होता था तो हर कोई नहीं पहन पाता था, ठीक है। ये वजह थी। आगे देखिए, इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यम वर्ग में भी काफ़ी मांग थी। यानी कि जो रईस लोग थे वही पहनते थे, और मध्यम वर्ग यानी कि जो रईसों से थोड़े नीचे होते हैं वो बिल्कुल मिडिल क्लास, बिल्कुल लो क्लास के लोग नहीं पहन पाते थे, ठीक है। यानी कि गरीब लोग पहनना मतलब गरीबों के लिए पहनना मुश्किल था, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि और न ही ब्रिटेन की कपड़े मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा पहना जाता था जिसे भारतीय कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो जो कह रहे हैं कि जो अ, और ना ही ब्रिटेन की कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा पहनता था।
तो जिसे भारतीय गरीब पहनते थे, यानी कि जो भारतीय गरीब कपड़ा पहनते थे वो ये कपड़ा नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ कुछ नहीं है। आगे देखिए, आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। पश्चिमी भारत में दोस्तों सोलापुर पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी कपड़े बनते हैं दोस्तों, और मदुरा में भी अच्छी कपड़े बनते हैं। ठीक है, ये शहर 19वीं सदी की आखिर में बुनकरों की नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। ये जो केंद्र थे सोलापुर और मदुरा, ठीक है, ये 19वीं सदी में काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र बनकर आए कपड़े के मामले में। ठीक है, आगे देखिए, बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे भारत आयातित कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े को ही पहने। तो जो 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों ने नई महत्वपूर्ण केंद्र, हाँ ये तो यहाँ तक तो पढ़ लिया था हमने। बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भाई लोगों से मतलब गुहार लगाई, लोगों से आह्वान किया कि भाई जो भी यूरोपीय कपड़ा आ रहा है, जो भी ब्रिटेन से कपड़ा बनकर आ रहा है उसका बहिष्कार किया जाए और अपने घरों में ही सूत काट कर कपड़ा बुनकर उस बुने और उस कपड़े को पहने। ठीक है, तो ये उन्होंने लोगों से आह्वान किया था। ठीक है, इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। ठीक है, तो दोस्तों खादी क्या थी, जो खादी कपड़े होते थे वो हमारे महात्मा गांधी द्वारा उनका प्रोत्साहन किया जा रहा था, भाई ये कपड़े बनाकर अपने घरों पर बनाइए और घरों पर ही यूज कीजिए दोस्तों, है ना। तो ये इसलिए खादी था, राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। और देखिए, चरखा भारत की पहचान बन गया, यानी कि देखिए आपको पता ही होगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले चरखी का उपयोग किया था, है ना। और चरखी का उपयोग वैसे नहीं, मतलब एक क्रांति के रूप में चरखी का उपयोग किया था। ठीक है, वैसे तो चरखा काफ़ी समय से उपयोग हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए, और 1931 में उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह मिल गई। यानी कि जब महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने चरखी का क्रांति के रूप में उपयोग करना शुरू किया, तो भाई भारतीय झंडे में उसका उपयोग किया जाने लगा। भाई देखिए, उस समय महात्मा गांधी काफ़ी लोकप्रिय थे, तो उन्होंने जब चरखी का क्रांति के रूप में प्रयोग किया तो लोगों को लगा भाई ये एक आंदोलन के रूप में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, ये एक क्रांति है ना, खादी क्रांति। ठीक है दोस्तों, तो लोगों ने चरखी को अपने झंडे में लगाना उचित समझा। ठीक है, तो ये हुआ। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, हाँ आइए देखें कि आजीविका के साधन गंवा चुके हुए बुनकरों और सूत काटने वालों का क्या हुआ। तो जो आजीविका का जो बुनकर थे, अपना पेट भरते थे सूत काटने में और कपड़ा बुनने में जो लगे हुए थे, उनका क्या हुआ। तो देखिए, उनका हुआ ये कि उनमें से बहुत सारे तो खेतीहर मजदूर बन गए, जो ठीक है कपड़ा बुनने वाले थे और जो सूत काटने वाले थे, तो क्या हुआ, खेतीहर मजदूर बन गए। ठीक है, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चल पड़े। भाई अब क्या करेंगे, तो काम तो चाहिए ही, है ना, तो शहरों की तरफ चल पड़ी। और बहुत से देश से बाहर अफ्रीका, अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए, है ना। कुछ लोग अफ्रीका जैसे देशों में चले गए, अमेरिका जैसे देशों में चले गए, क्योंकि वहाँ की बागानों में खेती करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें से कुछ हथकरघा बनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले कारखानों में नौकरी मिल गई। तो दोस्तों कुछ को इन इलाकों में नौकरी मिल गई, किन किन, तो मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर जैसे शहरों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अंग्रेज़ों की कुछ कुछ फैक्ट्रियाँ अभी चल रही थी और कुछ ऐसे मतलब उद्योग थे जो हाथों से कपड़ा बुनते थे, उनमें मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर उनका मतलब उपयोग होने लगा, यानी कि वहाँ पर वो लोग काम करने लगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कि सूती कपड़ा मिलों का उदय, कह रहे हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय होने लगा। कैसे, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई।
तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई दोस्तों? तो 1854 में मुंबई में, ठीक है। उस समय बम्बई बोला जाता था। यह कताई मिल थी। यहाँ पर क्या होता था? कताई होती थी, ठीक ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाली कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। तो कह रही थी कि जो 19वीं सदी की शुरुआत से क्या हुआ, भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। यानी कि भारत से कच्चा माल यूरोप में, यानी कि इंग्लैंड में और चाइना के लिए जाता था, ठीक है। तो ये किस बंदरगाह से होता हुआ जाता था? तो मुंबई होती हुई, ठीक है। और ये उस समय महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में देखा जाने लगा, ठीक है, बम्बई बंदरगाह, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि बम्बई पश्चिम भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी में काफ़ी निकट था जहां कपास की खेती की जाती थी। तो कह रहे हैं कि बम्बई उस क्षेत्र में मौजूद था जहां पर कपास की अधिक पैदावार होती थी, ठीक है। ये एक श्रृंखला थी, एक कह सकते हैं काली मिट्टी की एक पट्टी के रूप में भूमि का क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर काली मिट्टी का काफ़ी अधिक क्षेत्र था दोस्तों, है ना। तो इस वजह, और यहाँ पर कपास पैदा किया जाता था, ठीक है। इस वजह से और मतलब इस कपास के क्षेत्र के पास होने की वजह से इस बंदरगाह का और अधिक उपयोग हो रहा था, ठीक है। कि यहाँ से ही कपास पैदा किया जाए, इसी नज़दीकी बंदरगाह था मुंबई, वहाँ से भेज दिया जाए, है ना, यूरोप में, यानी कि ब्रिटेन में और चाइना, ठीक। तो ये हो रहा था। ये देखिए क्या है, चित्र 10, एक कपास कारखाने में काम करती मजदूर महिलाएं, सन 1900 के लगभग राजा दीनदयाल द्वारा लिया गया चित्र, ठीक है। कताई विभाग में ज़्यादातर मजदूर महिलाएं थीं, जबकि बुनकर विभाग में ज़्यादातर पुरुष थे, ठीक है। तो ये देखिए राजा दीनदयाल द्वारा चित्र लिया गया है, ठीक है। महिला बेचारी कैसी काम कर रही हैं, गरीब महिलाएं, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रगलन क्या होता है दोस्तों? चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाए करके धातु तैयार करना, या धातु की बनी मिट्टी को पिघलाने की प्रक्रिया, उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके। तो कुछ नहीं है, धातु की जो मिट्टी वगैरह होती है, कोई धातु होती है, उसको अधिक तापमान पर पिघला दिया जाता है, उससे फिर कोई चीज़ बनाई जा सकती है, ये प्रगलन होता है, ठीक। आगे देखिए कह रहे हैं सन 1900 तक आते आते बम्बई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। 1900 तक आते आते क्या हुआ, बम्बई में, जो हम आज मुंबई कहते हैं, वहाँ पर लगभग 84 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, ठीक है। अब उन्हें, हमारे भारतीय लोगों को धीरे धीरे क्या होने लगा, तो रोजगार मिलने लगेगा। देखिए क्या हुआ, उनमें बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यापारियों की ने खोली थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। ये कंपनियां किसकी थी? ये 84 कंपनियों के बारे में बता रहे हैं। तो उनमें कुछ कंपनियां पारसियों की थी। पारसी आप जानती हैं, पारसी दोस्तों अलग धर्म होता है, और पारसी लोग आज के समय मुख्य रूप से महाराष्ट्र में और कुछ हिस्सा गुजरात में और थोड़ा सा कुछ हिस्सा राजस्थान में भी रहते हैं, मुख्यतः महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है। और ये गुजराती तो आप दोस्तों जानते ही, गुजरात के मुख्य रूप से व्यापारी होते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था कि भाई चीन के साथ, मुख्यतः चीन के साथ व्यापार करके काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया था, फिर उन्होंने कंपनियां खोली थी, हैं। तो उनके बारे में बता रहे हैं। आगे देखिए, इस दौरान दूसरे शहरों में भी ऐसे कारखाने खोले गए। कह रहे हैं कि इसी समय अन्य शहरों में भी, भारत के अन्य शहरों में भी कारखाने खोले जाने लगे। भाई क्यों खोले जाने लगे? कि अब लोगों के पास व्यापार करके काफ़ी पैसा आ गया था, धनी जो वर्ग थे उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया, ठीक है। 1861 में अहमदाबाद में खोला गया, ठीक है। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुला 1862 में, ठीक है। संयुक्त प्रांत यानी कि कानपुर में भी एक कारखाना खोला गया, ठीक है। आगे देखिए, सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। तो जो सूती कपड़े की जब बड़ी बड़ी मिलें खुलने लगी, बड़ी बड़ी कारखाने खुलने लगी, तो क्या हुआ भाई कि अब मजदूरों की भी मांग बढ़ेगी, मजदूर भी तो चाहिए कारखानों में काम करने के लिए, तो मजदूरों की मांग बढ़ने लगी, ठीक है। आगे देखिए,
हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतीहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगी, है ना। तो दोस्तों बिल्कुल है, जाने ही लगेंगी। तो ये हुआ। आगे देखिए, प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्या से जूझना पड़ा। क्या? तो देखिए, शुरुआत के समय में भारतीय कारखानों को क्या मतलब देखना पड़ा, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और वो किस वजह से? तो जो यूरोपीय कंपनियां थी और ब्रिटेन की जो कंपनियां थी उनकी वजह से, ठीक है। देखिए, पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन में से आए सस्ती कपड़ों का मुकाबला करना पड़ रहा था, है ना। तो देखिए, जो ब्रिटेन से कपड़ा आता था वो सस्ता था होता था, क्योंकि अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो रहा था। और वो यहीं से ऊन ले जाती थी, रेशम ले जाती थी, है ना। तो उस वजह से मुख्य रूप से प्रोडक्शन की ही वजह थी, क्योंकि वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर रहे थे। और हमारे देश में मतलब वो एक व्यापार के यानी कि व्यापारिक बाजारों के रूप में देख रहे थे, है ना। और भी वजह हो सकती हैं, क्या क्या मतलब वजह हो सकती हैं, आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से, और देखिए, ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी, है ना। तो वही दोस्तों, ये जो हमारे देश में ही बन रहा था कपड़ा, उस पर भी टैक्स लगा देती थी, ठीक है। और उनका उनका यहाँ पर आना टैक्स फ्री था, ठीक है, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी दोस्तों, है ना। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था, यानी कि उनके उद्योगों को संरक्षण मिल रहा था और हमारे उद्योगों को कुछ भी नहीं मिल रहा था संरक्षण के नाम पर, ठीक है। आगे देखिए, परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दी। कह रहे हैं कि हमारे देश के उद्योगों को उन्होंने सुरक्षा संरक्षण नहीं दिया, ठीक है। क्यों नहीं दिया? कि भाई अपने देश हमारे देश के उद्योगों को क्यों संरक्षण देंगे, वो अपने उद्योगों को संरक्षण देंगे, अपनी व्यापारिक लाभ हितों को देखेंगे ना वो, इसलिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि हाँ, लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाली कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई। तो ये समस्या कब पैदा हुई? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटेन से कपड़ा आ रहा था उसका हमारे देश में आना बंद हो गया, मतलब बंद तो नहीं कहेंगे, लगभग कम हो गया, ठीक है। इस वजह से हमारी यहाँ की उद्योग धीरे धीरे फिर अब मतलब बढ़ने लगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि जब हाँ, और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखाने से कपड़े का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। फिर क्या हुआ देखिए दोस्तों, सैनिकों को कपड़ा पहनाना है ना, और सैनिकों की यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, और सैनिकों के लिए जो भी मतलब उपयोग किया जाने वाला मतलब कपड़ा होता था, उसकी वजह से हमारे भारतीय बाज़ारों से कपड़े मतलब भारतीय उद्योगों से कारखानों से कपड़ा मंगाया जाने लगा यूरोप में, ठीक है। तो इस तरह से एक बार फिर हमारे भारतीय कारखाने मतलब उभरने लगे, ठीक है। अब देखिए, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, ये इसको यहाँ पर बस यहाँ तक था, ये कपड़ा उद्योग यहाँ तक था। आगे देखिए, अब ये लोह उद्योग की बात की जा रही है। भारतीय इस्पात और लोह उस धातु कला की कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। कौन? तो टीपू सुल्तान, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज़ों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाँ, बस इतना है। देखिए, आगे कह रहे हैं, टीपू की विश्व विख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में की बहुमूल्य संपत्ति है। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान की जो तलवारें थी अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ों के द्वारा वो ब्रिटेन ले गए वो, और वहाँ पर वो उनकी संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है और उनके लिए बहुमूल्य संपत्ति के तौर पर वो उनको रखते हैं। आगे देखिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लोह कवच को भी आसानी से चीर सकती थी।
तो दोस्तों टीपू सुल्तान की तलवार में मतलब बहुत ही अधिक पैनी और धारदार थी, ठीक है। इस इतनी धारदार थी कि भाई दुश्मन की जो सुरक्षा कवच था, ढाल था, होता था, उसको भी काट देती थी, है ना। ये कुछ खासियत थी उस टीपू सुल्तान की तलवार की, ठीक है, उस तलवार की, ठीक है, जो यहाँ पर दी गई है। ये पूरी नहीं है, आदि उसका मुठ दिया गया है, हाँ? ये देखिए, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। हाँ, इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। उस समय ये जो तलवार थी, तो इसमें कार्बन की अधिक मात्रा वाला एक स्टील होता था, जिसे वुड्स कहा जाता था। तो ये उस समय पूरे दक्षिण भारत में उपयोग किया जाता था तलवारों के निर्माण में और अन्य चीज़ों के निर्माण में, ठीक है। आगे कह रहे हैं, इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन की बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। तो इसमें क्या होता था कि मतलब वुड्स स्टील था जो, इसमें लोहे में गड़ी कार्बन की बेहद सूक्ष्म कण होते थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी मजबूत मानी जाती थी या होती भी थी, ठीक है। आगे देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड्स स्टील किस तरह बनाया जाता था। इन भट्टियों में लोहे को काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रण करते हुए प्रागलन प्रगालन इस्तेमाल इस्पात की सिल्लियाँ तैयार कर लेते थे, जिनका न केवल भारतीय बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, है ना। तो ये जो वुड्स स्टील की जो बनाने की तकनीक थी दोस्तों, तो वो मतलब कहाँ पर, मध्य एशिया में और खासकर दक्षिण भारत में उपयोग किया जाता था इसको, ठीक है। और यहाँ कुछ खास नहीं है। देखिए, वुड्स असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल वो मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो किन किन शब्दों से वुड्स स्टील का शब्द बना है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, ये कुछ छोटा है, ये टीपू सुल्तान की तलवार है, ठीक है। तो ये देखिए, 18वीं सदी के अंत में टीपू की तलवार, ठीक है। टीपू सुल्तान की तलवार की मुठ पर कुरान की आयतें लिखी हैं, जिनमें युद्ध में फतह के संदेश दिए गए हैं। और गौर से देखिए कि शेर का मुठ के नीचे शेर का सिर मुठ के नीचे निचले सिरे की तरफ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर शेर का मुख दिखाया गया है, ये, ठीक है। और ये कुरान की आयतें वगैरह लिखी हैं दोस्तों, विजय के रूप में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइए देखिए, भारतीय वुड्स स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी आकर्षित किया था। विश्व विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुम्बकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड्स स्टील की विशेषता का 4 साल तक, यानी कि 1818 से 1822 तक अध्ययन किया था। परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड्स स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। यानी कि जो वुड्स स्टील के निर्माण की प्रक्रिया को अमेरिका के थे शायद, जो वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे, उन्होंने इसका अध्ययन किया कि भाई ये कैसी बनाई जाती है, इसका क्या होता है ना, ये वगैरह वगैरह, इसका क्या क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद देखिए क्या हुआ। लेकिन ये इसमें बता रहे हैं कि इसका धीरे धीरे जो क्या था ये, हाँ, वुड्स स्टील निर्माण की जो प्रक्रिया थी, किस प्रकार बनाई जाती थी, वो धीरे धीरे दक्षिण भारत में समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो उन्हें कोई साक्ष्य के रूप में मिला नहीं तरीका जिसे वो बना सकें, या हो सकता है उन्होंने बनाया होगा। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गया। क्यों हो गया भाई? अंग्रेजों ने यहाँ की हथियारों को, मतलब यहाँ के लोगों को
जीत लिया था। और यहाँ के लोगों ने सोचा हो कि भाई अगर ये तकनीक उनको मालूम चल जाएगी तो वो फिर इस तकनीक का उपयोग करके हमारी मतलब देश से कुछ सीखेंगे और हमारी इस तकनीक का हमारे देश के खिलाफ ही उपयोग करेंगे, है ना। ये वजह हो सकती है, या जहाँ अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से बंद करा दिए गए हों, अंग्रेजों के द्वारा ये उद्योग, है ना, कह सकते हैं कि या अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से बंद करा दिए हों ये उद्योग, है ना। तो ये भी हो सकता है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहाँ की तलवार और हथियार उद्योग समाप्त हो गए, ये पढ़ लिया था। और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड में आए लोहे और इस्पात ने ले लिया था। तो दोस्तों लोहा उद्योग इंग्लैंड में शुरू हुआ था, इस वजह से हमारी यहाँ पे जो जितना भी थोड़ा बहुत आता था उन्हें मतलब इधर उधर से इकट्ठा करके लोहा छोटे मोटे लोग उद्योग थे तो वो ख़त्म कर दिए गए थे। अंग्रेजों ने सोचा भाई अगर लोहा उद्योग यहाँ चलेंगी तो हमारी इंग्लैंड से जो लोहा बन रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं वो यहाँ पर कैसे आएंगी, है ना। ये भी वजह हो सकती है, और भी वजह आप सोच सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये हो गया। आगे देखिए गाँव की उजड़ी भट्टियाँ। गाँव की उजड़ी भट्टियाँ वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे की परिशोधन की बेहद बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। नहीं तो जो वुड स्टील के लिए जो तकनीक थी तो लोहे की परिशोधन तकनीक, ठीक है, उसका मतलब बहुत ही महत्व था, ठीक है। परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। तो 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। कहाँ पर, तो दक्षिण भारत में, ठीक है। हमारे और भारत में और भी जगह होगी लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण भारत की बात की जा रही है, ठीक है। खास तौर से बिहार और मध्य भारत की हर एक जिले में ऐसी प्रगालक प्रगालक कारखाने थी दोस्तों। वहाँ देखिए बिहार में भी पाए गए हैं, ठीक। और कहाँ पाए गए तो मध्य भारत में, ठीक है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में, ठीक है। उड़ीसा है, झारखंड है, ठीक है। इन क्षेत्रों की बात की जा रही होगी, ठीक है। आगे देखिए जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क की स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करती थी, इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल की औजार और साधन बनाई जाती थी, ठीक है। तो इन्हीं उद्योग कारखानों में क्या होता था, और भी अन्य प्रकार की उपकरण बनाई जाती थी जो दैनिक जीवन में उपयोग किए जाते हों, जैसे कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, फावड़ा है, हसिया है, और छोटे मोटे जो भी मतलब घर पे उपयोग किए जाते हों, हल वगैरह है, ये सब होने लगी थी, ठीक है। आगे देखिए ज़्यादातर भट्टियाँ मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनाई जाती थी। तो जो भट्टियाँ थीं कैसे बनाई जाती थी, ईंटों से। और ईंटें किससे, तो आपको पता ही है कि ईंटों का उपयोग तो काफ़ी समय से होने लगा था, ठीक है। धूप में और अ, हाँ, धूप में सुखाई गई भट्टियों और धूप में सुखाई गई ईंटों से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी भट्टियाँ बन जाती होंगी, ठीक है। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौंकनी चलाती थी। धौंकनी क्या होता है देखिए अभी बताएंगे। महिला धौंकनी चलाती थी, ठीक है। वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया। आप देखिए ये थोड़ा छोटा है, इसको देख लेते हैं। धौंकनी हवा फेंकने का यंत्र होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये भट्टियाँ चल रही हैं और ये यहाँ महिलाएं भी काम कर रही हैं और पुरुष भी लगे हुए हैं लोहे का प्रागलन करने में, ठीक है। ये क्या है, तो इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है। चित्र 13 मध्य भारत का एक गांव है जहां लौह प्रागलन का अगरिया समुदाय रहता है। लौह प्रागलकों का अगरिया समुदाय दोस्तों ये रह रही हैं। ये लौह प्रागलन का काम करते थे उस समय, ठीक है। अगरिया जैसे कई समुदाय लोहा बनाने में माहिर थे। 19वीं सदी के आखिर में बार बार पड़े अकाल की वजह से भारत में सूखे इलाके पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। मध्य भारत में बहुत सारे अगरिया कारीगरों ने काम बंद कर दिया था। गांव छोड़ दिया और रोजी रोटी की तलाश में दूसरे इलाकों में चले गए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने दोबारा कभी भट्टियां नहीं चलाई। तो जो अगरिया समुदाय था ये भट्टियों का काम करते थे, यानी कि लोह प्रागलन का काम करते थे दोस्तों। आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आप देखिए मध्य प्रदेश के काफ़ी क्षेत्रों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी जगह, यानी कि जो शहरी जनजाति होती हैं, ठीक है, जो जनजातीय लोग होते हैं या आप कह सकते हैं आदिवासी वर्ग,
ये लोग आज भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि भाई अकाल भी पड़ने लगी थी, है ना। अकाल तो आपको पता ही काफ़ी अधिक पड़ती थी उस समय, अंग्रेज़ों की नीतियों के द्वारा, अंग्रेज़ों की जो नि नियम थे कि भाई हर चीज़ यूरोप भेजी जाए, ब्रिटेन में भेजी जाए, तो इस वजह से अकाल पड़ता था, ठीक है। और टैक्स वगैरह है, उस समय बारिश की भी समस्याएँ थीं, कभी बिल्कुल नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, कभी बाढ़, आपदाएँ, ऐसी समस्याएँ तो चलती रहती थी, ठीक है। इस वजह से अकाल पड़ता था, ठीक है। तो अकाल की वजह से वो लोग अपनी क्षेत्रों को छोड़कर कहीं और जाने को लिए मजबूर हो जाते थे, और जब ऐसा करते थे तो वही उनका स्थायी जो काम था वो उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई अ, उन्होंने फिर कभी भट्टियाँ नहीं चलाई, किन्होंने, तो वही अगरिया समुदाय ने, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोगों के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा। तो 19वीं सदी तक आते आते जो ये हुनर था उन्हें लोहे का प्रगलन करने का, वो खत्म होने लगा। ज़्यादातर गाँव में भट्टियाँ ठंडी पड़ चुकी थीं और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, इसकी बजाय ही तो एक हाँ, इसकी बजाय सॉरी इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे। इसकी प्रमुख वजह क्या थी? नए वन कानून, जिसके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। नए वन कानून आपने पढ़ी होंगी अध्याय 4 में, अगर नहीं पढ़ी तो देख सकते हैं आप जाकर दोस्तों, है ना। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती, है ना। तो आपने पढ़ा है दोस्तों, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लें ताकि ये अच्छे से लिंक हो जाए। क्या हुआ था कि वन कानून के तहत अंग्रेज़ों ने एक नियम बना दिया था कि भाई आरक्षित वन है, उनमें किसी का भी प्रवेश नहीं किया जाएगा बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के, ठीक है। तो भाई अब जो कोई इंसान जो ये काम करने वाले हैं, आदिवासी वर्ग जो थे, वो अगर वनों में नहीं जाएँगे आरक्षित वनों में, तो उन्हें लकड़ियाँ कहाँ से काटने को मिलेंगी? लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी तो भाई कोयला किससे बनाएँगे? कोयला नहीं बनाएँगे तो भाई प्रागलन विधि, मतलब जो प्रागलन तकनीक है वो कैसे पूरी होगी? ठीक है? तो ये समस्या देखने को मिली थी, ठीक है? आगे कह रहा है कि और लोहा अयस्क से भी वे वहाँ से ला सकते थे, यानी कि उन वनों में लोहा अयस्क भी पाए जाते थे, है ना? घने वनों में या जहाँ पर भी पाए जाते हैं, काफ़ी वनों में, मतलब वनों में पाए जाते थे, ठीक है? काफ़ी मात्रा में, ठीक है? आगे कह रहे हैं कि वन कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए भी अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी रखना नहीं रख सकते थे ना। तो कभी-कभी वो चोरी छुपे वनों से लकड़ियाँ काट लेते थे, लेकिन क्या ये उनके लिए पर्याप्त था? नहीं था। भोजन के लिए भी लकड़ी चाहिए, है ना? और दैनिक उपयोग जैसे घर वगैरह बनाना है, उनमें भी लकड़ी चाहिए, और भी उनके कार्य होते थे, उनमें भी लकड़ी चाहिए ना, तो ये वजह थी, ठीक है? लिहाजा बहुत सारी कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया। बहुत सारी कारीगरों ने फिर ये अपनी पेशा यानी कि काम धंधा छोड़ ही दिया। क्यों? भई उन्हें अब दिक्कतें होने लगी थी, ठीक है? और भी आजीविका के लिए दूसरे साधन ढूँढने लगे थे। आजीविका यानी कि पेट पालने के लिए वो दूसरे साधन ढूँढने लगे। क्यों? भई ढूँढेंगे ही। आगे कह रहे हैं कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में जब आवाजाही की अनुमति दे दी थी। कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार ने आवाजाही की अनुमति दे दी, लेकिन उसका भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं असर नहीं पड़ा। देखिए, लेकिन अपनी प्रत्येक प्रागलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे। यानी कि जो प्रागलन के कार्य कर रहे थे ब्रिटिश लोगों की मर्जी से, वो ब्रिटिश लोगों को इसमें भी फ़ायदा होता होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कर रहे थे, तो उन्हें वही के कार्य में जो उनकी आय होती थी, उससे जो आय मतलब हो रही थी, उस आय से भी उनको टैक्स देना पड़ता था। यानी कि जो प्रागलन के काम कर रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया गया होगा, ठीक है। इस वजह से जिससे उनकी आय गिरने लगी, ठीक है। तो आय गिरेगी भाई, अब वो थोड़ा बहुत काम कर के प्रागलन मतलब लोहा का जो प्रागलन काम कर रहे थे, प्रागलन यानी लोहे को गलाकर मतलब औजार बनाना तो होता था, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो उनकी आय होती थी उस पर भी टैक्स लगा दिया, तो फिर उनका मतलब जो समस्या था बढ़ने लगा। आगे देखिए 19वीं सदी की आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात की आयात भी होने लगी।
19वीं सदी आते आते 19वीं सदी आते आते क्या हुआ, ब्रिटेन से लोहा आने लगा, लोहे के उपकरण आने लगी, है ना। तो ये हुआ। भारतीय लोहारों की घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगी। तो भारतीय लोहा थे दोस्तों, ये वहीं से जो ब्रिटेन से लोहा आ रहा था उसका ही उपयोग करने लगी। औजार हैं, घरेलू उपकरण वगैरह हैं, बर्तन बनाने में जो भी कुछ चीज़ें बनाती थी उनमें, ठीक है। आइए देखिए आगे कह रहे हैं कि इसकी वजह से इसकी वजह से स्थानीय प्रागलकों द्वारा बनाया जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। और जो कुछ भी स्थानीय प्रागलक जो कर रहे थे, टैक्स चुकाने के बावजूद भी जो लोग बेचारे लगे हुए थे अपने काम में, प्रागलन के काम में, लोहा पिघलाने में, लोहा गलाने में, उनके भी मतलब धंधे चौपट हो गए। उनके जो छोटे मोटे काम कर रहे थे वो भी चौपट होने लगी। क्यों कि भाई यहाँ पे जो भारतीय लोहार थे वो ब्रिटेन से आए हुए लोहा का उपयोग करने लगे थे, ठीक है। तो ये वजह थी। आगे देखिए 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारखानों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। तो 20वीं सदी आते आते शुरुआती लोहा और इस्पात बनाने वाले कारखानों के सामने नई चुनौती क्या आई, देखिए नई चुनौती ये थी, ये भारत में लोहा व इस्पात कारखाने का उदय। भारत में लोहा व इस्पात कारखाने का उदय हो गया था। सन 1904 की बात है। ब्रिटेन ही दिखाई देता है, क्या करें अप्रैल ऐसा शब्द है ना, वो जैसा ही लग रहा था इसलिए। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा की सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडार की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। तो जो अमेरिका की जो भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे थे वो, तो लोहे के भंडार खोज रहे थे, ठीक है। वे भारत में एक आधुनिक लोहा एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीनों और काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुके थे सॉरी। तो वो चाहते थे कि भाई एक बड़ा लोहा उद्योग खोला जाए, और इसके लिए उन्होंने जगह जगह घूमकर जगह जगह देखा भाई अच्छा लोहा, अच्छी किस्म का लोहा कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने काफ़ी पैसा बर्बाद किया, पैसा खर्च किया और लगे हुए थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लोहा एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने के लिए तैयार थे, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लोहा अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। वो जमशेदजी टाटा लोह उद्योग लगाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे, लेकिन वे सोच रहे थे कि भाई कहीं अच्छे किस्म का लोहा मिल जाए, यानी कि अच्छी किस्म का लोहा अयस्क मिले तभी हम कारखाना खोलें, ठीक है। ये हुआ। आगे देखिए एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद बेल्ट और दोराब जी एक छोटे से गांव जा पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोहा अयस्क ले जा रहे हैं। तो वो लोग भटकते भटकते एक जगह पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि भाई एक कोई आदिवासी वर्ग होंगे, वो टोकरियों में लोह अयस्क ले जा रहे हैं। लोह अयस्क दोस्तों होते हैं मिट्टी में ही पाया जाता है, और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे रोड़े होते हैं ना, जैसे खेत जोतने के बाद टुकड़े बचते हैं खेतों में, ऐसे छोटे छोटे, उनसे भी छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो वो ले जाते हैं, फिर उनको मतलब भट्टी के द्वारा अधिक ताप पर गलाया जाता है। जैसे कि आज भी हम कभी खुरपी फावड़े बनाने, कुल्हाड़ी वगैरह बनवाने जाते हैं ना, तो वो किस तरह से गलाते हैं, इस तरह से गलाते थे उनको, ठीक है। उनके द्वारा फिर इकट्ठा किया जाता था, फिर वो उनकी औजार बनाते थे, ठीक है। ये कर रहे थे, ये करते हुए वो मतलब करते थे वो लोग। तो लोग टोकरियों में ले जा रहे थे, आदिवासी वर्ग होंगे जो भी हो। तो उन्होंने देखा अच्छा, हाँ ले जा रहे थे। ये अगरिया समुदाय के लोग थे, ये जो टोकरी में लोहा अयस्क ले जा रहे थे, तो ये अगरिया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि भी अयस्क कहाँ से लाते हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। देखिए दोस्तों,
उनसे पूछा गया किसने, तो ये बेल्ट जो भूवैज्ञानिक थी अमेरिका की, और दोराबजी ये जमशेदजी टाटा की बेटी थी। किसकी? हाँ, जमशेदजी टाटा की बेटी थी। तो उन्होंने पूछा भाई ये लौ इसका आप कहाँ से ला रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मतलब उन्होंने दूर पहाड़ी कहीं होगी, उस तरफ उंगली कर दी, भाई वहाँ से लेकर आते हैं। तो वो तो सीधे साधे आदिवासी समुदाय अगरिया वाले, अगरिया समुदाय के लोग, ठीक है। उन्होंने समझा भाई पता नहीं पूछ रहे हैं तो बता दें। उन्हें क्या पता था कि यहाँ ये संयंत्र खोले जाएंगे, यहाँ कारखाने खोले जाएंगे, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है। देखिए आगे क्या हुआ। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद बेल्ट ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी है। रजहारा पहाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन लोह अयस्क भंडारों में से एक थी। रजहारा पहाड़ी थी दोस्तों, कहाँ पर थी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी, यह सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। तो दोस्तों ये जो इलाका था उन्होंने खोजा था, ये सूखा इलाका था, यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं थी, ठीक। और जब कारखाना चलाना है तो पानी तो चाहिए दोस्तों, है ना। पानी के बिना क्या होगा, कारखाने चलेंगी? क्या होगा, बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो ये हुआ। आगे देखिए, लेकिन यहाँ पर एक, हाँ यहाँ तो हो गया था। अगरिया समुदाय के लोगों ने भी लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहाँ से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। देखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात कर रही है, की जा रही है। ये अगरिया समुदाय इसी क्षेत्र में लगभग रहता है। कहाँ? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, है ना, झारखंड, और ये जो मध्य प्रदेश मतलब इन क्षेत्रों में, मध्य भारत में, ठीक है, समझ गए ना आप। बस कुछ साल बाद स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई, ठीक है। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा उद्योग है, आप दोस्तों कमेंट में बताएं। अब क्या बताना दोस्तों, शायद आपको पता ही चल गया होगा। इस शहर को जमशेदपुर के नाम दे दिया गया। सॉरी, ये आपको पता ही चल गया क्या होता है। अगर इस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा उद्योग खोला गया, तो जमशेद नगर, ठीक है, जो आज भी है। आगे देखिए, इस स्थान पर लौह अयस्क भंडार के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। तो क्यों? क्योंकि वही स्वर्ण रेखा नदी थी वहाँ पर, ठीक है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर उद्योग खोलना उचित समझा। आगे कह रहे हैं, इस स्थान, हाँ, यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। क्या हुआ कि जो जमशेदजी टाटा थी, उन्होंने तो पैसा, उन्होंने बोल ही दिया था भाई इतना भी पैसा लग जाए, हम उद्योग खोलना चाहते हैं, बस अच्छी जगह और अच्छा अयस्क मिल जाए, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो उन्होंने फिर 1912 में क्या किया, एक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ठीक है, उसकी स्थापना कर दी, ठीक है। आगे देखिए, टिस्को की स्थापना टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पर हुई थी। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। तो कह रहे हैं कि 19वीं सदी में जो टाटा ये जो टिस्को कंपनी थी, उसकी स्थापना बहुत अच्छे समय पर हुई थी, क्योंकि उस समय भारत में सिर्फ ब्रिटेन से लोहा मंगवाया जाता था, है ना। जब हमारे देश में ही लोहा उपलब्ध होने लगा, तो भाई उन्हें फायदा भी होने लगा, ठीक है। तो ये देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि इसको पढ़ लेते हैं पहले। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री 1940 का दशक है, 40 का समय है ये, ठीक है। ये पानी भी है, सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ना, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है फिर, ठीक है। आगे देखिए, भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की यहाँ भारी मांग थी दोस्तों। ये तो ब्रिटेन में रेलवे पटरियाँ बन नहीं थी दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों ने रेलवे लाइन भी बिछा दी थी। कब बिछाई थी दोस्तों, ये तो आप कमेंट में बता दें प्लीज़, ठीक है। तो देखिए, कब बिछाई गई थी रेलवे लाइन, ठीक है, भारत में। तो भारत में जो रेलवे लाइन बिछ रही थी, वो उसके लिए पटरियाँ ब्रिटेन से बनकर आती थी, ठीक है, रेलवे पटरियाँ। काफ़ी समय तक भारतीय रेल वे से जुड़ी
अंग्रेज विशेषज्ञ यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव है। जो अंग्रेज ब्रिटेन के जो लोग थे, जो विशेषज्ञ थे, जो लौह विशेषज्ञ कह सकते हैं, या जो रेलवे पटरियाँ बिछाने के काम में लगे हुए थे वो लोग, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई जो भारत में जो अयस्क है, इस्पात है, ये अच्छी किस्म का है। वो समझते थे ब्रिटेन का जो इस्पात लोहा अयस्क है, यही सबसे अच्छा है, ठीक है। इसलिए वो ब्रिटेन से ही बनी हुई पटरियाँ मंगवाते थे, ठीक है। आगे देखिए, जब तक टिस्को की स्थापना हुई हालात बदलने लगे। 1940 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। देखिए दोस्तों, क्या हुआ जब टिस्को की स्थापना हुई, उसके समय हालात क्या बदली। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि वर्ल्ड वार 1, ठीक है। आगे देखिए, जो ब्रिटेन में लोहा उद्योग थे दोस्तों, वो अब क्या करने लगे कि वो युद्ध सामग्री बनाने लगी। हथियार है, टैंक हैं, मशीनें हैं, और भी जो युद्ध में ज़रूरत पड़ती हैं, वो सब चीज़ें बनाने लगी। इसलिए वो पटरियों की, भारत में बिछाने के लिए पटरियों की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। यानी कि जो उद्योग थे ब्रिटेन में, जो पटरियाँ बनाकर भारत भेज रहे थे रेलवे के विकास में, वो अब क्या करने लगी भाई, अब सेना युद्ध शुरू हो गया है। किसके साथ हुआ था, तो जर्मनी के साथ, और जर्मन है, ऑस्ट्रिया है, ये सब देश थे, ठीक है। तो ब्रिटेन को काफ़ी शिकस्त मिली थी जर्मन से, ठीक है। वो आगे देखने हैं हमें, ठीक है। तो ब्रिटेन के उद्योगों ने सारा लोहा अब युद्ध सामग्री बनाने में लगा दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इस तरह भारत आने वाली ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई, और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर आश्रित हो गया। तो जो भारतीय रेलवे उस समय अंग्रेजों का ही शासन था। तो भारतीय रेलवे में जो वो लोहा उपयोग कर रही थी ब्रिटेन का, उसके बदले वो भारतीय क्या कह रहे हैं, जो कहाँ पर थे यार, थोड़ा मिस्टेक हो यार। हाँ, जो भारतीय रेलवे में अंग्रेज लोग ब्रिटेन का लोहा यूज कर रहे थे, अब उसके बदले वो क्या करने लगे कि भाई भारत से ही उपलब्ध लोहा उपयोग करने लगे, यानी कि जो टिस्को में लोहा बन रहा था उसका उपयोग करने लगे, ठीक है। समझ गए, बस इतना काफ़ी है। ज़्यादा कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई एक एक बात समझा दूँ, लेकिन क्या है, कभी कभी थोड़ी शब्दों में ही पूरी बात समझ में आ जाती, तो क्या एक एक बात के पीछे पढ़ूँ, है। आगे देखिए, ठीक है। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया गया। देखिए उस समय जो जमशेदजी टाटा थे, उनका काफ़ी अच्छा लक था, उनका अच्छा समय चल रहा था, उनकी जो उद्योग थी काफ़ी अच्छी फलने फूलने लगी, है ना। आगे कह रहे हैं कि 1919 तक स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाली 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूची ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। उस समय देखिए दोस्तों, 1919 तक आते आते टिस्को का 90% लोहा सिर्फ औपनिवेशिक सरकार, यानी कि ब्रिटेन सरकार ही खरीद रही थी। क्यों खरीद रही थी कि भाई यूरोप का लोहा उद्योग आपूर्ति नहीं कर पा रहे थे, पूर्ति कर ही नहीं पा रहे थे, है ना। क्योंकि उन्हें बहुत अधिक लोहे की ज़रूरत पड़ने लगी थी युद्ध में, और रेलवे में, और भी अन्य प्रकार के कामों में, ठीक है। तो टिस्को उसी पर निर्भर हो गए थे वो, ठीक है। आगे कह रहे हैं, सूती कपड़े की तरह लोहा एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा था, ठीक है। कह रहे हैं कि सूती कपड़े की तरह लोहा उद्योग भी इसी तरह से हमारे फलने फूले, जिस तरह से जब यूरोप के कपड़े की और लोहे की मांग पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जिस प्रकार सूती कपड़ा एक तरह से यूरोप के सूती कपड़े की मांग बढ़ी थी, और एक अचानक फिर ऐसा बदलाव आया कि उसकी कपड़े को बैन कर अधिक कह सकते हैं डिमांड नहीं रही, भारत में उसकी अधिक डिमांड नहीं रही, और हमारे यहाँ की उद्योग दोबारा फलने फूलने लगी, ठीक है। यानी कि कपड़े उद्योग फलने फूलने लगी, ठीक है। उसी प्रकार बिल्कुल आप देख रहे हैं ना, आप मैच करेंगे दोनों चीज़ें,
तो देखेंगे उसी प्रकार हमारे जो लौह उद्योग थे वो भी इसी प्रकार फले फूले, है ना। तो ये हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हमारी जो कपड़ा उद्योग थी और लौह युद्ध उद्योग थे, एक तरह से विनाश की कगार पर पहुंच गए थे, एक तरह से पूरी तरह से टूट गए थे, एक तरह से पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से दोबारा विकसित हो गए थे, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझ गए ना। आगे देखिए, सूती, हाँ यहाँ तक तो हो गया। और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ था। तो वही दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध भारतीय उद्योगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ था। हालांकि ऐसे नुकसान भी हुआ था, लेकिन फ़ायदा उससे काफ़ी हुआ था, ठीक है। हमारे जो बेरोजगार लोग थे, जो इधर उधर भटक रहे थे, उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया था, क्योंकि उद्योग फलने फूलने लगी और उनको रोजगार मिलने लगा, ठीक है। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आया था। जैसे जैसे भारतीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संगठन की मांग, सरकार की संरक्षण की मांग बुलंद हो गई। भारत पर आप अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन की आखिरी दशकों में इससे बहुत सारी मांग माननी पड़ी। कह रहे हैं कि जब ये सब होता रहा था, ये विश्व युद्ध की वजह से, तो भाई ब्रिटिश सरकार ने हमारी भारतीय उद्योगों को संरक्षण भी दिया। क्यों भाई, अब देखिए संरक्षण नहीं देंगे तो उद्योग फलेंगे फूलेंगे नहीं, और फलेंगे फूलेंगे नहीं तो भाई उनकी जो आपूर्ति है ब्रिटेन में और हमारे देश में युद्ध में लगी हुई, है ना, उनकी जो भी आपूर्ति है हमारे उद्योगों से ही हो रही थी, है ना। पूर्ति समस्याएं दूर हो रही थी। जैसे कि कपड़ा उद्योग ले लें, चाहे लोहा उद्योग ले लें, ठीक। तो इसलिए उन्हें मजबूरन अपनी ही ज़रूरतों के लिए हमारे उद्योगों को संरक्षण देना पड़ा, ठीक है। समझ गए ना क्या कह रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हाँ, यानी कह रहे हैं कि बहुत सी मांगें माननी पड़ी और हमारे उद्योगों को संरक्षित देना पड़ा, बस इतना है, ठीक है। तो ये चित्र है, ये देख लेते हैं, या ये तो फैक्ट्री वाला चित्र देख ही लिया था हमने। ये देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले। अक्टूबर 1919 का ये चित्र है, ठीक है। कैसे लगी हुई है, फैक्ट्री में लगे हुए हैं कर्मचारी, ठीक है। यहीं से लोहा खोद कर ये कंपनी में डाल रहे हैं, वो ये प्रगलन विधि द्वारा लोहा बन रहा है, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये पढ़ना था, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में फायदा हुआ और ये बदला विश्व, हाँ यहाँ तक तो पढ़ लिया था, सॉरी। ये देखिए, अन्यत्र, अन्यत्र में पढ़ना है, कुछ ज़रूरी बात है। जापान में औद्योगिकरण की शुरुआती साल, 19वीं सदी की आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण के से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। यानी कि वो क्या बढ़ाना चाहती थी, औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कह सकती हैं, तो वो ब्रिटेन के सामान को भारत की बाज़ारों में उतारना चाहती थी, ठीक है ना। वो चाहती थी कि ब्रिटिश बाज़ार काफ़ी फले फूलें, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसलिए वो भारतीय उद्योगों की वो मदद नहीं कर रही थी, ठीक है। और दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देसी उद्योगों को खुलकर बढ़ावा दिया। और जापान की सरकार ने क्या किया भाई, हमारे जो जापान के उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया, ठीक है। बढ़ावा देने की वजह से क्या हुआ, जापान के उद्योग फलने फूलने लगे। आगे देखिए, 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी राजवंश का मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, 1868 में जापान में एक शासक आया जिसका नाम था मेजी राजवंश, ठीक है। मेजी राजवंश का शासन आया, ठीक है। उनका मानना था कि भाई पश्चिमी प्रभुत्वता का सामना करने के लिए, मतलब ब्रिटेन का सामना, मुख्यतः ब्रिटेन और जर्मन का सामना करने के लिए हमें औद्योगिकरण पर चलना चाहिए, यानी चलना पड़ेगा, है ना। क्यों भाई, औद्योगिकरण की वजह से हमारा देश विकास करेगा और हमारे देश में अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें बनेंगी। टैंक वगैरह हैं, हथगोले वगैरह हैं, और मतलब हथगोले तो नहीं जो कि बारूद से बनते हैं, है ना। मतलब रेलवे लाइन है और भी प्रकार की जो भी विकास के कार्य हैं वो होंगे, ठीक है। और अगर उद्योग खुलेंगे तो लोगों को रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो लोग अच्छे से मतलब अपने देश के लिए टैक्स वगैरह दे पाएंगे, सब मतलब
उद्योग पर ही पूरे किसी देश का विकास टिका होता है, ठीक है। तो ये इस वजह से और भी आप सोच सकते हैं क्या क्या एक महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है औद्योगिकरण से, है ना, किसी देश के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे और बांस स्वचालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम में नवीनतम तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के लिए हिसाब से ढाला गया। तो पश्चिम यानी कि ब्रिटेन या ब्रिटेन तो नहीं कहेंगे, यूरोप की बात करेंगे, क्योंकि उस समय काफ़ी पूरा यूरोप ही उस समय विकास की दौड़ में था, ठीक है। वो कहता है जर्मन, इटली और फ्रांस और ये ब्रिटेन, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि हाँ, जापानी पे यहाँ तक तो हो गया था। क्या क्या हुआ था, इसी क्रम में डाक सेवाएं, टेलीग्राफ, रेलवे, वास्तुचलित जलपोतों का विकास हुआ। पश्चिम से नवीनतम तकनीकों का आयात किया गया, यानी कि ब्रिटेन जापान में पश्चिम से आई हुई नई तकनीकों को सीखा, ठीक है। और कह रहे हैं और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया, जापानी ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया, ठीक है। जो भी तकनीकें थी, भाई तकनीकें जापानी कहाँ से सीखी, तो पश्चिम से यानी कि यूरोप से शुरू। हालांकि आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत आगे है, जापान, चाइना, सिंगापुर ये और ये यूरोप भी, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जापान और चाइना, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षण करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया, यानी कि जापान में लोगों को जो प्रशिक्षण मतलब जो ट्रेनर होते थे या यूँ कह सकते हैं जो सिखाने वाली या कोई टेक्नोलॉजी को सिखाने वाली, वो जापान में बुलाई जाती थी, भाई हमारे लोगों को भी सिखाएं और हम आपको मुँह मांगा पैसा देंगे, मतलब जो कुछ भी आपकी के रेट मतलब लगती है पैसा वगैरह हम देंगे, या मतलब हायर किए जाते होंगे या उन्हें रोज़गार के रूप में बुलाया जाता होगा, या वो खुद भी रोज़गार ढूंढ कर आते होंगे, है ना। और भी वजह हो सकती हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं कि सरकार ने पहली विशाल उद्योग शुरू किए और सरकार ने पहली विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसाय के घराने को बेच दिया। तो जापान में क्या हुआ, पहले उन सरकारी उद्योग मतलब बड़े-बड़े उद्योग खोले गए, ठीक है। उनको फिर प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया ताकि अच्छे से उनका इम्प्लीमेंट हो सके, उनको अच्छे से चलाया जा सके, है ना। आगे कह रहे हैं कि भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण की रास्ते में बाधाएं पैदा की। भारत में औपनिवेशिकरण प्रभुत्व ने भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने यानी कि जो ब्रिटेन की सत्ता थी उसने भारत की औद्योगिकरण में बहुत रास्ते में बहुत बाधाएं पैदा की। क्या करें, गला मेरा कब सुधरेगा यार, गला खराब है मेरा। जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। क्या हुआ, जबकि जापान में विदेशी भय की कब्जे की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था, ठीक है। देखिए दोस्तों, भारत में क्या हुआ, जो विदेशी कब्जा था उसकी वजह से औद्योगिकरण प्रभावित हो रहा था, यानी कि अ, उसके लिए बाधाएं हो रही थी। और जापान में क्या हो रहा था, उसकी वजह से जापान की उद्योग बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ फ़र्क इतना है, कितना अलग मतलब थोड़ा प्लस माइनस का फ़र्क दिख रहा है ना आपको। जापान में बढ़ रहा था और भारत में घट रहा था, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसकी सैनिक ज़रूरतों से जुड़ा था। नहीं, जापान का जो औद्योगिकरण था वो सैनिक सेवाओं से नहीं जुड़ा था। शुरू में वो अपनी यहाँ पर वो देश को विकसित करने में लगे हुए थे, ठीक। आइए देखें ये क्या है, नीचे और कुछ रहा है। तो दोस्तों नीचे कुछ नहीं बचा, ये कल्पना करना है, ये कक्षा 6 की छात्र सॉरी कक्षा 8 के छात्रों के लिए, कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी है ना इतिहास की। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी पूरी हुई। तो दोस्तों हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी को शेयर करें, सॉरी एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, और हमारी वीडियोस को लाइक करें दोस्तों। आज मेरी तबीयत ख़राब दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्या करें। मैं आज दवा लेने जाऊँगा, तब कल अच्छी सी बोलकर वीडियो बना पाऊँगा कि
मैंने ये शुरू में इसलिए नहीं बताया आपको कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, भाई आप लोग कमेंट में क्या क्या पूछते पता नहीं। ठीक है, तो ये चलो दोस्तों फिर बाय।